ये पहाड़ जिन पर आज हमने मोर्चे बनाए हुए हैं, इन पहाड़ों पर मुजाहिदीन ने अपने बच्चों और औरतों के लिए रिहाइश गाहें बनाई हुई थी। जब मुजाहिदीन मुकाबला करते हुए एक एक करके शहीद हो गए तो इनकी औरतें और बच्चे हथियार लेकर मैदान में आ गए। इनकी औरतों और बच्चों ने आखिरी सांस तक मुकाबला किया और रूसी किसी एक शेर ख्वार बच्चे को भी इस मरकज से जिंदा गिरफ्तार न कर सके। एक औरत शदीद जख्मी हो गई, इसकी गोद में इसका शेर ख्वार बच्चा भी था। जब रूसी उसे गिरफ्तार करने इसके पास पहुंचे तो उसे कहा कि बच्चा हमारे हवाले कर दो, तो इसने कहा मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी मौत के बाद मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से काफिर बन जाए और मैं काफिर की मां कहलाऊं। ये कहकर इसने बच्चे समेत नाले में छलांग लगा दी। प्रोफेसर बुखारी रुककर अपनी पुरनम आंखों को रुमाल से साफ करने लगा। अली और अब्दुर्रहमान की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। प्रोफेसर बुखारी ने दोबारा बात शुरू करते हुए कहा, जानते हो ये बच्चा कौन था? ये बच्चा प्रोफेसर बुखारी के रूप में तुम्हारे सामने है। अल्लाह ने नाले के तंदो तेज पानी में भी मुझे और मेरी वालदा को बचा लिया था। मेरी माँ हर साल यहाँ आकर मुझे मेरे बाप के ये अल्फाज याद कराया करती है, जब तक मेरी नस्ल के खून का एक कतरा भी बाकी है वो काफिर रूसियों के खिलाफ जिहाद जारी रखें। जालिम रूसियों के जुल्म के सामने हथियार न डालना, मौत गुलामी की ज़िंदगी से बेहतर है। मुझे इस बात पर खुशी होगी कि आज़ादी और इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते बेशक मेरी नस्ल ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर मेरी नस्ल में से किसी एक फ़र्द ने भी रूसी जुल्म के सामने हथियार डाल दिए तो मेरी रूह तड़पती रहेगी। मैं 10 साल का बच्चा था जब मेरी माँ इस दुनिया से कूच कर गई, लेकिन इसने मेरे बाप की वसीयत जो मुझे याद कराई थी, इसका एक एक लफ्ज़ मुझे आज भी याद है। मैं अपनी माँ की वफ़ात के बाद यहाँ हर साल आकर इन अल्फाज को दोहराता रहा हूँ और मैंने अपने पोतों और पोतियों को भी ये अल्फाज अच्छी तरह याद करा दिए हैं। प्रोफेसर बुखारी एक दफ़ा फिर रुका, अपनी आंखों को एक दफ़ा फिर रुमाल से पोंछते हुए कहा कि बेटा माँ की याद से आंसू निकल ही आते हैं, और फिर मेरी माँ तो बहुत बड़ी मुजाहिदा थी। प्रोफेसर ही नहीं, अली और अब्दुर्रहमान भी अपनी आंखों से आंसू पूछ रहे थे। प्रोफेसर ने अपनी बात फिर शुरू की, अली अफगान मुजाहिदीन खुशकिस्मत हैं कि उन्हें पाकिस्तान जैसा हिमायती मुल्क मिल गया जो कमज़ोर होते हुए भी रूस के मुकाबले में मुजाहिदीन की पुष्टपनाही कर रहा है, और फिर पूरी इस्लामी दुनिया मुजाहिदीन की हिमायत में उठ खड़ी हुई। रूस के गैर मुस्लिम मुखालिफिन भी अफगान मुजाहिदीन की हिमायत में निकल आए, मगर रूसी तुर्किस्तान के मुजाहिदीन की किसी ने मदद न की। रूसी फिर भी इनका मुकाबला न कर पाते अगर नाम नहाद मुनाजिरी उलमा मुसलमानों को आपस में ना लड़ा देते। हमारी पुश्त पर अगर अफगानिस्तान ही खड़ा हो जाता तो हम कभी भी गुलामी की जंजीरों में न जकड़े जाते। हमारा अफगानिस्तान के अमानुल्लाह और नादर शाह जैसे बुज़दिल और ईमान फरोश हुक्मरानों से वास्ता पड़ा, जिन्होंने रूस के आगे मुजाहिदीन को बेच डाला, और तुम्हें ज़ियाउल हक मिला जिसने मुजाहिदीन की खातिर किसी बात की परवाह न की, जिसने अपनी तकरीरों से पाकिस्तान के बहादुर अवाम को ही नहीं पूरी दुनिया को तुम्हारा हिमायती बना दिया। और हमारे तो हिमायती भी अमेरिका, बरतानिया और रूस की खुशनुदी की खातिर हमारा साथ छोड़ गए, और दुनिया इस्लाम के आम रहनुमाओं ने भी हमारे हक में कलमा खैर न कहा। 70 साल में पहली दफ़ा जब रेडियो पर सुना कि पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक ने कहीं तकरीर करते हुए कहा है कि रूस ने समरकंदो बुखारा पर गासिबाना कब्जा किया हुआ है, तो हमें यकीन न आया कि कोई हमारे हक में यूं भी आवाज़ बुलंद कर सकता है। ये बात सुनकर खुशी से आंसू निकल आए कि चलो 70 साल बाद ही सही किसी ने तो हमें याद किया, किसी को तो हमारी गुलामी का एहसास हुआ, लेकिन पाकिस्तान किस किस की मदद करेगा? इस वक्त तो वो खुद मगरमच्छ के 2 जबड़ों के दरमियान घिरा हुआ है, एक जबड़ा भारत की सूरत में और दूसरा अफगानिस्तान पर रूस की कठपुतली की सूरत में। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान को न सिर्फ मगरमच्छ के जबड़ों से बचाए बल्कि रोज़ बरोज़ इसे मजबूत से मजबूत करे। ज़ियाउल हक की यह आवाज़ रूसी मुसलमानों के लिए कोई मामूली आवाज़ नहीं है। रूस के मुसलमान तो 70 साल से ये आवाज़ सुनने को तरस गए थे। इस आवाज़ से न सिर्फ इस्लामी दुनिया को पता चला है कि रूस के मुसलमान गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि रूस के सोए हुए मुसलमानों को भी अपनी गुलामी का एहसास हुआ है। बज़ाते खुद रूस के हुक्मरान भी इस पर तिल मिला उठे हैं कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा मुल्क रूस जैसी सुपर पावर को चैलेंज कर रहा है। पहले ही रूस के ज़राए अबलाग पाकिस्तान बिलखुसूस ज़ियाउल हक के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते थे। अब तो ज़ियाउल हक के खिलाफ प्रोपेगेंडे में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। ज़ियाउल हक तो इनके गले में कांटा बनकर चुभ रहा है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की आज़ादी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर हमारी मदद करें। अगर ऐसा हुआ तो हम भी अफगान मुजाहिदीन की तरह रूस को मजबूर कर देंगे कि वो मुसलमान इलाकों को खाली कर दें। प्रोफेसर ने बात खत्म की तो अली ने कहा, रूस के मुजाहिदीन के बारे में आपकी बातों से मेरी इल्म में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन मैं अफगानिस्तान और रूस के मुसलमानों के दरमियान तफरीक का कायल नहीं हूँ।
हम दोनों एक ही हैं और हमारा दुश्मन भी एक है। आज जो अफगानिस्तान पर जुल्म हो रहा है, ये वही जुल्म है जो रूस के मुसलमानों की लाशों पर से गुजर कर हम तक पहुंचा है। इस तरह आप और हम पर होने वाले जुल्म एक ही हैं और जुल्म करने वाला जालिम भी एक ही। अगर कल अफगानिस्तान के हुक्मरानों ने आपका साथ नहीं दिया था तो इसमें अफगान अवाम बिल्कुल बेकसूर थे, बल्कि हुक्मरानों की गलतियों की सजा आज अवाम भुगत रहे हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। चूंकि रूस के मुसलमान अपनी शिकस्त का जिम्मेदार अफगान हुक्मरानों को समझते हैं, इसलिए मेरी जुबान से चंद बातें जज्बात में निकल गईं, लेकिन यकीन जानो अफगान मुजाहिदीन तो हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। हमें तो इन्हीं की फतह और नुसरत से अपनी आज़ादी की उम्मीद वाबस्ता है। प्रोफेसर बुखारी ये कहकर थोड़ी देर के लिए रुका, फिर अली को बताने लगा, हमने अपनी मौजूदा जदोजहद का आगाज अफगान मुजाहिदीन को देखकर ही किया है। आज़ादी के लिए लोगों को तैयार करने की कोशिश तो मैं शुरू ही से करता रहा हूँ, लेकिन बाकायदा मरकज बनाने, मुजाहिदीन को मुनज़्ज़म करने और तरबियत देने का इरादा अफगान मुजाहिदीन को देखकर ही किया है। इस वक्त हमारे मरकज में 100 से ज़्यादा मुजाहिदीन हैं। पिछले 5 सालों में 1000 से ज़्यादा मुजाहिदीन तरबियत हासिल कर चुके हैं। रूस के अंदर मुजाहिदीन तैयार करना बहुत मुश्किल है। मुजाहिदीन में शामिल होने वाले एक एक फ़र्द को कई मरहलों से गुजार कर यहाँ पहुँचाया जाता है और अभी रूस के चंद गिनती के शहरों में हमारे नुमाइंदे हैं। यहाँ आने वाले हर मुजाहिद को 6 माह की तरबियत दी जाती है। तरबियत के बाद हर मुजाहिद के लिए लाजिम है कि वो साल में 1 माह लाजमन यहाँ पहाड़ों में आकर गुजारे और बाकी 11 माह इंतहाई मोहतात होकर रूसी मुसलमानों में काम करे और अपने कारोबार मुलाजमत पर तवज्जो दें। हमारे पास वसाइल ना होने के बराबर हैं। हम चाहते हैं कि अगर मुमकिन हो तो अफगान मुजाहिदीन हमारी कुछ मदद करें, यानी रूसियों से छीना हुआ कुछ असला वगैरह हमें दे दें, बेशक कीमतन दे दें। रूसी जुबान में तर्जमा शुदा कुरान मजीद और दूसरे इस्लामी लिटरेचर का हमारे लिए इंतजाम कर दें। अगर मुमकिन हो तो तरबियत के लिए चंद मुजाहिदीन यहाँ आ जाएं। अली ने बताया कि इस्लामी लिटरेचर के सिलसिले में अहमद खान जो एक अफगानी स्मगलर है काम कर रहा है और मेरे इल्म के मुताबिक पाकिस्तान में भी इस पर काम हो रहा है। मेरे अपने ख्याल में रूसी मुसलमानों के लिए इतना असला ज़रूरी नहीं जितना इस्लामी लिटरेचर। मैं अपने चीफ कमांडर से तमाम बातों के सिलसिले में बात करूँगा। आपने जो 3 काम कहे हैं हम इंशाल्लाह ये तीनों काम करेंगे। इसके अलावा भी हम जो आपकी मदद कर सके ज़रूर करेंगे। रात का खासा हिस्सा गुजर चुका था। प्रोफेसर बुखारी ने कहा कि आप लोग सो जाएं, बाकी बातें कल होंगी। दूसरे दिन प्रोफेसर बुखारी ने अली और अब्दुर्रहमान को पूरा मरकज दिखाया। मरकज देखने के बाद अली ने प्रोफेसर बुखारी को कुछ मशवरे दिए जो प्रोफेसर बुखारी ने नोट कर लिए। प्रोफेसर बुखारी ने मरकज में मौजूद तमाम मुजाहिदीन को हिदायत की कि मगरिब की नमाज मेरी गार में पढ़ना। नमाज मगरिब के बाद प्रोफेसर बुखारी ने अली का तारुफ मुजाहिदीन से कराया। मुजाहिदीन अली को देखकर बहुत खुश हुए। प्रोफेसर बुखारी ने अली से कहा कि रूसी मुजाहिदीन के सामने जिहाद अफगानिस्तान पर इजहार ख्याल करें। अली ने रूसी मुजाहिदीन के सामने जिहाद अफगानिस्तान पर तफसील से रोशनी डालने के बाद कहा कि मुजाहिदीन मकबूजा कश्मीर के हों, फ़लस्तीन के हों, रूस के हों, फिलिपाइन के हों या किसी और मुल्क के, सब इस्लाम के मुजाहिदीन हैं। हमें इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए। जो इनके दरमियान तफरीक करता है वो अपनी लीडरी और खुद गर्जी की खातिर इस्लाम से दुश्मनी करता है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हमने सब मकबूजा इस्लामी इलाकों को आज़ाद कराना है और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि हम सब मुत्तहिद हों। अली की तकरीर के बाद मुजाहिदीन ने अल्लाह अकबर के पुरजोश नारों के अलावा ला रूसिया, ला अफगानिया, इस्लामिया, इस्लामिया के पुरजोश नारे भी लगाए। तकरीर के बाद सब मुजाहिदीन ने मिलकर खाना खाया। खाने की दावत पर अली की मुजाहिदीन से मुफीद गुफ्तगू हुई। खाने के बाद सवालों जवाब का सिलसिला जारी रहा। तमाम मुजाहिदीन अली के जवाबात से बहुत मुतासिर हुए। अली और अब्दुर्रहमान यहाँ 1 हफ्ता रहे। इस दौरान में वो प्रोफेसर बुखारी की मुजाहिदीन की तरबियत के सिलसिले में मदद करते रहे और खसूसी मशवरे देते रहे। रुखसत करते वक्त प्रोफेसर बुखारी ने अली से कहा कि अफगानिस्तान जाकर हमें भूल न जाना। अली ने यकीन दिलाया कि मैं कमांडर साहब से जाते ही बात करूंगा और इंशाल्लाह चंद महीनों के अंदर अंदर असलहा और इस्लामी लिटरेचर इधर आना शुरू हो जाएगा। सब मुजाहिदीन ने मिलकर अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर और रूस के मुसलमानों की आज़ादी के लिए दुआ की और पुरजोश नारों की गूंज में अली और अब्दुर्रहमान को रुखसत किया। जब अली और अब्दुर्रहमान रवाना हुए तो प्रोफेसर बुखारी ने सड़क तक पहुंचने के लिए उन्हें घोड़े दिए और 2 मुजाहिद इनके साथ भेजे ताकि वो घोड़े वापस ले आएं। घोड़ों की वजह से चंद ही घंटों में अली और अब्दुर्रहमान सड़क तक पहुंचे। रात अली और अब्दुर्रहमान ने इस्माइल समरकंदी के पास गुजारी। इस्माइल समरकंदी ने बताया कि स्टेमर आई हुई है, इसलिए आपको वापसी में आसानी रहेगी। दूसरे दिन उसने गाड़ी में बिठाकर अली और अब्दुर्रहमान को दरियाए आमू की तरफ रवाना किया। अली और अब्दुर्रहमान ने इस्माइल समरकंदी का बहुत शुक्रिया अदा किया।
दरियाए आमू पार करके वो अहमद खान के बाग में गए। अहमद खान के इसरार पर रात इसके पास गुजारी। अहमद खान ने रूस के हालात पूछे। अली ने अहमद खान से गुजारिश की कि वह रूसी ज़ुबान में तर्जमा शुदा कुरान मजीद और इस्लामी लिटरेचर रूस में स्मगलिंग करने के मंसूबे पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करने की कोशिश की जाए। अली ने अहमद खान को इस बात पर राज़ी कर लिया कि वह रूस के मुजाहिदीन के लिए असलहा पहुँचाने के इंतजाम भी करेगा। दूसरी रात उन्होंने ज़मान गुल खान के मरकज़ में गुजारी और यहाँ भी ज़मान गुल खान और चीदा चीदा मुजाहिदीन को अपने सफ़र के बारे में आगाह किया। अपने मरकज़ पहुँचकर सबसे पहले दरवेश खान से मुलाकात की। 1.5 माह के दौरान में दरवेश खान ने कई कामयाब कार्रवाइयाँ की थीं। अली इन कार्रवाइयों की रोदात सुनकर बहुत मुतासिर हुआ। अली मरकज़ में 1 हफ्ता रहा। इस दौरान में अली ने सूबे में मौजूद तमाम अहम कमांडरों और मुजाहिदीन से मुलाकात की। सूरत हाल को इत्मीनान बख्श देख कर अली और अब्दुर्रहमान हेडक्वार्टर रवाना हो गए। हेडक्वार्टर पहुँचकर चीफ कमांडर साहब को सारी रिपोर्ट दी। कमांडर साहब ने अली की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा, हमें रूस के अंदर प्रोफेसर अयूब बुखारी जैसे फर्द की ज़रूरत थी। हम उसकी हर तरह से मदद करेंगे। इस्लामी लिटरेचर और असला भी पहुंचाएंगे और मुजाहिदीन भी ट्रेनिंग देने के लिए भेजेंगे। फिलहाल 1 माह के लिए तुम अपने घर चले जाओ। वापस आकर रूसी मुजाहिद के साथ राब्ते का काम भी तुम ही करोगे। अब्दुर्रहमान भी अगर तुम्हारे साथ जाना चाहे तो चला जाए। वापस आकर इस्लामी लिटरेचर का रूसी ज़ुबान में तर्जमा करने की जिम्मेदारी उसे संभालना होगी, ताकि अगर पाकिस्तान से इस्लामी लिटरेचर रूसी ज़ुबान में ना मिल सके तो हम खुद ये काम कर सकें। अली और अब्दुर्रहमान 1 माह के लिए पाकिस्तान चले गए। ताहिरा, उसकी माँ और खलील दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। ताहिरा ने अब्दुर्रहमान की अम्मी और जुबैदा के भेजे हुए तोहफों को बहुत पसंद किया और अब्दुर्रहमान से पूछा, भाईजान क्या मेरी तरफ से भी कोई तोहफा जुबैदा को दे दिया था कि नहीं? एक नहीं, कई तोहफे तुम्हारी तरफ से जुबैदा और अब्दुर्रहमान की अम्मी को पहुंचा दिए थे। अली ने ताहिरा को बताया तो ताहिरा ने दोनों का शुक्रिया अदा किया। अली और अब्दुर्रहमान एक सुबह घर में बैठे नाश्ता कर रहे थे कि अब्दुर्रहमान ने कहा, अली मैदान जिहाद से आए हुए 1 हफ्ता हो गया है और हम सारा दिन बिल्कुल यहाँ फारग बैठे रहते हैं। अम्मा और ताहिरा से मिलना था, मिल लिया और मेरा तो यहाँ मजीद रहने का कोई जवाज़ भी नहीं। मुझे तो हर सूरत में वापस चले जाना चाहिए। ताहिरा जो थोड़ी दूर बैठी रोटियाँ पका रही थी, अब्दुर्रहमान की आवाज़ सुनते ही बोली, भाई अब्दुर्रहमान, क्या मुझसे आपकी खातिर मदारत में कोई सुस्ती हो गई या फिर बहन का घर अच्छा नहीं लगता कि 1 हफ्ता ही में दिल भर गया है? अब बहन के घर आए हुए हो तो पूरा महीना रह के जाओ, वरना मैं यही समझूंगी कि तुम्हें अपनी बहन से कोई मोहब्बत नहीं। ऐसी कोई बात नहीं ताहिरा, तुम जैसी बहन के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन मैदान जिहाद से इतनी दूर दिल नहीं लगता है। हाँ अब्दुर्रहमान, मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। कितने दिन हो गए हैं गोली चलाए हुए, दिल चाहता है कि अभी और इसी वक्त वापस लौट जाऊं। अली ने कहा। खलील जो करीब बैठा इनकी बातें सुन रहा था, इसने कहा, अब्दुर्रहमान भाई, मेरे जहन में ख्याल आया है, अगर आप इस पर अमल करने के बारे में सोचें तो इससे आपका दिल भी लग जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। क्या मंसूबा है? अब्दुर्रहमान ने पूछा तो खलील ने बताया कि पाकिस्तान में जो धमाके होते हैं इनमें कई अफगानी भी मुलव्वस पाए जाते हैं और ये अफगानी यकीनन हमारे ही दरमियान होते हैं। अगर आप लोग इनका सुराग लगाने की कोशिश करें तो मुमकिन है कि आप कामयाब हो जाएं और दुश्मन के कुछ जासूस पकड़े जाएं। बात तो तुमने बड़ी काम की है खलील, अब्दुर्रहमान ने सोचते हुए कहा। हाँ अब्दुर्रहमान, खलील ठीक कहता है। हमारे अंदर छुपे हुए ये ईमान फरोश हमारे कई लीडरों को भी तो शहीद करने की कोशिश कर चुके हैं। मुहाजिरीन के अंदर इख्तलाफात को भी यही लोग उछालते हैं और हवा देते हैं। अली ने कहा, सिर्फ इख्तलाफात को हवा ही नहीं देते, पैदा भी करते हैं। और पाकिस्तान में धमाकों के अलावा मुजाहिदीन के लीडरों की जासूसी भी यही लोग करते हैं। इसलिए हम आज ही से ये काम शुरू कर देंगे और अपने इर्द गिर्द छुपे हुए जासूसों को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब्दुर्रहमान ने ऐलान किया तो अली ने कहा, अब्दुर्रहमान, तुम आज ही खलील के साथ मिलकर इस काम की मनसूबाबंदी करो। मैं यहाँ मुजाहिदीन के मरकजी दफ्तर के इंचार्ज से भी बात कर लेता हूँ। दफ्तर के इंचार्ज से कहना कि वो इस काम के बारे में दफ्तर के किसी आदमी से इसका तज़किरा न करे, अब्दुर्रहमान ने अली से कहा। अब्दुर्रहमान और अली दोनों ने काम आपस में बांट लिया। अली की जिम्मेदारी खैमा बस्तियों और दुकानों पर लगाई गई और अब्दुर्रहमान ने मुख्तलिफ दफ्तरों को संभाला। खलील भी कुछ वक्त निकाल कर दोनों की मदद करता रहा। उन्हें काम करते हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर अभी तक उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। पाकिस्तान आए हुए ये इनका 24वां दिन था। रात के 8 बज चुके थे, मगर अब्दुर्रहमान अभी तक घर वापस नहीं आया था। घर के सब अफराद बड़े परेशान थे, क्योंकि ये आज़ाद कबायली इलाका था और यहाँ बाजार सरे शाम ही बंद हो जाते थे। मगरिब की नमाज के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती तो मुसल्ले होकर निकलते हैं, मगर ये भी खतरे से खाली नहीं होता। कबायली डाकू और चोर मुसल्ले आदमी पर भी छुपकर हमला करते हैं और रकम के साथ साथ हथियार छीन कर गायब हो जाते हैं। कबायली इलाकों में सदियों से ऐसा ही होता चला आ रहा है।
अली ने अपनी जमात के दफ्तर फ़ोन किया मगर अब्दुर्रहमान वहाँ भी नहीं था। अली सख्त परेशान था। वो सहन में परेशानी के आलम में टहल रहा था। इसी परेशानी के आलम में इसने ताहिरा से बात करते हुए कहा, ताहिरा मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा है, कहीं KGB के एजेंटों को ये मालूम ना हो गया हो कि अब्दुर्रहमान रूसी है और उन्होंने इसे अगवा न कर लिया हो। ताहिरा और इसकी माँ पहले ही बहुत परेशान थी। यह सुनते ही ताहिरा ने अली से कहा, आप यहाँ टहलते ही रहेंगे या मेरे भाई को ढूंढने भी जाएंगे? खुदा के लिए मेरे भाई के लिए कुछ करो। अली ने दफ्तर टेलीफोन करके गाड़ी मंगवाई। गाड़ी में 2 मुसल्ले मुजाहिद पहले से मौजूद थे। इसने खलील को भी साथ लिया। वो हर इस जगह गया जहाँ अब्दुर्रहमान की मौजूदगी का इम्कान हो सकता था, मगर अब्दुर्रहमान कहीं न मिला। दफ्तर के गेट कीपर से सिर्फ इतना मालूम हुआ कि वो हस्बे मामूल दफ्तर बंद होते ही यहाँ से चला गया था। कहाँ? किसी को कुछ मालूम न था। रात के 10 बज चुके थे जब वो घर नाकाम लौटा। ताहिरा को जब पता चला कि अब्दुर्रहमान कहीं नहीं मिला तो परेशानी से इसका बुरा हाल हो गया। वो अपने आंसू ज़ब्त न कर सकी। अली ने इसे बड़ी तसल्लियाँ दी मगर एक अनजाना खौफ इसे रुलाए जा रहा था। अली खुद अब्दुर्रहमान की गुमशुदगी पर बहुत परेशान था, मगर ताहिरा के इस तरह रोने पर इसे बड़ी हैरानी हो रही थी कि वो लड़की जिसने अपने सगे भाई को अपने हाथों से कत्ल कर दिया और एक आंसू तक न बहाया, आज अपने मुंह बोले भाई की गुमशुदगी पर किस तरह आंसू बहा रही है। अली ने ताहिरा से कहा, अब्दुर्रहमान के लिए परेशान तो मैं भी हूँ, मगर तुम्हें यूं आंसू बहाते देखकर हैरानी हो रही है। तुमने अपने सगे भाई को अपने हाथों से कत्ल किया लेकिन आंसू न बहाए, मगर अब्दुर्रहमान की गुमशुदगी पर इस कदर रो रही हो। वो बच्चा नहीं है। अगर KGB के एजेंटों ने भी उसे पकड़ लिया है तो हम इंशाल्लाह इसे ढूंढ निकालेंगे। अब्दुर्रहमान अगर मेरा सगा भाई होता तो वो शहीद भी हो जाता तो शायद मैं कभी ना रोती, मगर जिस खुलूस से ये मेरा मुंह बोला भाई मेरे वतन के लिए लड़ रहा है और जिस तरह इसने मुझे एक भाई का प्यार दिया है, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। फिर वो हमारे पास मेहमान है। खुदा के वास्ते इसके लिए कुछ जल्दी करें, गम से मेरा सीना फटा जा रहा है। ताहिरा की माँ ने दोनों को तसल्ली दी। यही परेशानी की बातें कर रहे थे कि टेलीफोन की घंटी बजी। अली ने रिसीवर उठाया। अब्दुर्रहमान का फ़ोन था। फ़ोन पर अब्दुर्रहमान की आवाज़ सुनते ही अली का चेहरा खुशी से चमकने लगा। अली, ये तुम कहाँ से बोल रहे हो और अभी तक घर क्यों नहीं आए? हम तुम्हें कई घंटों से पूरे शहर में तलाश कर रहे हैं। सबका परेशानी से बुरा हाल है, किसी ने खाना तक नहीं खाया और ताहिरा तो रोई जा रही है। अब्दुर्रहमान ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताहिरा को तसल्ली दो, बाकी बातें बाद में होंगी। तुम जल्द से जल्द दफ्तर पहुँचो। मैंने 2 गाड़ियाँ दफ्तर से भिजवा दी हैं। आते हुए जितने मुजाहिदीन घरों में मिल सकें साथ लेते आना, और हाँ, अपने घर पर भी कम से कम 2 मुसल्ले मुजाहिद खड़े करके आना। अली ने कहा, क्या किसी जासूस के अड्डे का सुराग मिला है? अब्दुर्रहमान ने कहा, हाँ। अली ने कहा, ये ताहिरा को तसल्ली दे दो कि तुम खैरियत से हो। ताहिरा ने कहा, भाईजान आपने बहुत परेशान किया, आपने पहले टेलीफोन क्यों न किया? यहाँ हम शाम से आपके लिए तड़प रहे हैं। अब्दुर्रहमान ने कहा, मेरी प्यारी बहन, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि दुश्मन मुझे आराम से उचक ले। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी, इसलिए जाते वक्त फ़ोन न कर सका और बाद में फ़ोन करने का मौका न मिल सका। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आप सब लोग परेशान हुए, मगर कल सुबह जब आप खबर सुनेंगी तो जितनी आप परेशान हुई हैं इससे ज़्यादा खुश होंगी। हाँ, अली को खाना खिलाकर भेजना और मेरा खाना भी इसके हाथ भेज देना, क्योंकि रात को घर वापस आने का कोई इम्कान नहीं। ताहिरा ने कहा, क्या कोई ख़तरे वाली बात है? अब्दुर्रहमान ने कहा, मुजाहिद ख़तरे से नहीं डरते और तुम्हारी ज़ुबान से ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। आइंदा अगर कभी कोई ऐसी बुज़दिलाना बात की तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। अली ने खलील और एक और मुजाहिद को घर पर पहरा देने के लिए छोड़ा और खुद गाड़ी पर सवार होकर पाकिस्तान आए हुए मुजाहिदीन को मुख्तलिफ खैमों से जगाने लगा। थोड़ी ही देर में 15 मुजाहिदीन गाड़ियों पर सवार होकर दफ्तर पहुंच गए। ये दफ्तर शहर के एक तरफ वाक़ई इमारतों में से एक इमारत पर मुश्तमिल था। सामने एक बरसाती नाला, नाले के पार कुछ दूर पहाड़ के दामन में वाक़ई एक छोटा सा गाँव और गाँव के एक तरफ बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में शोहदा की कब्रों पर रंग बरंग के झंडे लहरा रहे थे, जो शोहदा के लवाहिकीन ने इज़हार अकीदत के तौर पर लहराए हुए थे। दफ्तर के साथ ही एक वसी और अरीज़ अहाता था जिसमें मुजाहिदीन ने गाड़ियां खड़ी की हुई थीं और काफ़ी तादाद में घोड़े और खच्चर बंधे हुए थे। अली कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा भी बहुत बड़ा था। कमरे में कालीन बिछा हुआ था और दीवारों के साथ गाँव तकिए रखे हुए थे। दीवार पर एक तरफ अफगानिस्तान का बहुत बड़ा नक्शा लगा हुआ था और साथ पार्टी का परचम फ्रेम करके लटकाया हुआ था। एक कोने में एक खूबसूरत नौजवान औरत जिसके हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे सर झुकाए बैठी थी, जबकि इसके साथ ही इसी दफ्तर में बैतुल माल का इंचार्ज आसिफ खान बैठा हुआ था। इसके हाथ भी पुष्प पर बंधे हुए थे। आसिफ खान को यूं देखकर अली को बहुत हैरानी हुई। अली ने औरत और आसिफ खान के चेहरे देखते ही अंदाज़ा लगा लिया
कि दोनों की खूब पिटाई की गई है। अब्दुर्रहमान ने अली को बताया कि आसिफ को तो तुम जानते ही हो, ये औरत इसकी बीवी है। मैंने पिछले 1.5 घंटे के दौरान में इनसे तफ्तीश कर ली है और इनसे काफ़ी काम की बातें मालूम हुई हैं। तफसील बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस गिरोह के सरगुना को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारना है। 2 मुजाहिदीन को इनकी निगरानी पर बिठाया, दफ्तर के मेन गेट को ताला लगाया, बाहर पहरा देने वाले मुजाहिदीन को मुकम्मल चौकस रहने के लिए कहा। एक मुसल्ले मुजाहिद को छत पर बिठा दिया ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। अली और अब्दुर्रहमान ने पहरे का काम मुकम्मल करके 12 मुजाहिदीन को साथ लिया और छापे के लिए चल पड़े। ये शहर आज़ाद इलाके का सरहदी कस्बा था। कस्बे की आबादी 20,000 से ज़्यादा होगी। मुजाहिदीन की आमद से तो इस शहर की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया था। यह कस्बा खरीदो फरोख्त का भी बड़ा मरकज बना हुआ था। रात के वक्त तमाम सड़कें और बाजार सुनसान थे। कहीं कहीं कुत्ते घूमते और भौंकते नजर आए। अब्दुर्रहमान ने एक जगह गाड़ियां रोकने का इशारा किया। गाड़ियां रुकी तो मुजाहिदीन अब्दुर्रहमान की हिदायत के मुताबिक चलने लगे। एक जगह अब्दुर्रहमान ने 2 मुजाहिदों से कहा कि दाएं तरफ वाली गली में आगे निकल जाएं। इस गली में बाएं हाथ पहली गली में मुड़ जाना और मस्जिद के सामने खड़े हो जाना और किसी भी शख्स को गली में से दाएं बाएं न गुजरने देना। अगर कोई आदमी छत से छलांग लगाकर गली में कूदे तो इसे भी पकड़ लेना। बाकी मुजाहिदीन को लेकर अब्दुर्रहमान बाएं हाथ मुड़ गया। थोड़े ही फासले पर एक बहुत बड़ी कोठी थी। अब्दुर्रहमान ने अली को बताया कि यह है वो कोठी जो इस इलाके में खाद के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। कोठी के अंदर जाना एक मसला था। दरवाज़ा खुलवाने की सूरत में खाद के एजेंट किसी चोर दरवाजे से भाग सकते थे। काफ़ी सलाह मशवरे के बाद अब्दुर्रहमान ने कोठी के साथ वाले मकान का दरवाज़ा खटखटाया ताकि छत पर से कूद कर अंदर दाखिल हो सके। दरवाजे के बजाय छोटी सी खिड़की खुली और एक आदमी ने आवाज़ देकर पूछा कौन है। अली ने आवाज़ फ़ौरन पहचान ली। ये तो उमर सैयद था, पाकिस्तान सरहदी मलेशिया का एक अफसर और अली का बहुत अच्छा दोस्त भी। अली ने अपना नाम बताया तो उमर सैयद ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। अब्दुर्रहमान ने 4 मुजाहिदीन को हिदायत देकर बाहर खड़ा किया और बाकी उमर सैयद की कोठी के अंदर चले आए। उमर सैयद ने रात गए इतने मुजाहिदीन को इस इलाके में देखकर पूछा, बरादर अली यह क्या मामला है और रात गए इधर क्या काम पड़ गया। अली ने सारी सूरत हाल बताई तो उमर सैयद ने कहा, मुझे भी पिछले कुछ अरसे से शक था कि यहाँ मशकूक लोग रहते हैं। मैंने हुकामे बाला को तहरीरी तौर पर लिखा भी था, मगर मुझे बताया गया कि मेरे शक बेबुनियाद हैं। बल्कि दफ्तर में अफसर ने मुझे कहा कि अपने काम से काम रखो और बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार न कराओ। इस कोठी में तो बेचारे मजलूम मुजाहिदीन रहते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तानी अफसर भी मुल्क दुश्मनों से मिले हुए हैं। अली ने कहा, अपने अंदर अगर गद्दार न हो तो बाहर के लोग तखरीबी कार्रवाइयाँ कैसे कर सकते हैं। यही लोग तो दौलत के लालच में तखरीबी कार्रवाइयों और मुल्क दुश्मनों को छतरी फराहम करते हैं। इसी वजह से ईमानदार लोगों की पूरी कोशिशों के बावजूद अभी तक धमाके नहीं रुक सके। उमर सैयद बोला। उमर सैयद ने मुजाहिदीन की मदद के लिए अपनी खिदमत भी पेश कर दी। अपनी बंदूक भी ले आया और छत पर से दूसरी कोठी में उतरने के लिए मुजाहिदीन की रहनुमाई करने लगा। कोठी के अंदर किसी के वहमो गुमान में भी न था कि यहाँ कोई छापा पड़ सकता है, इसलिए सारे ही अपने बिस्तरों में पकड़े गए। गिरोह का सरगना अफगान फौज का एक मेजर गुल खान भी पकड़ा गया। पूरी कोठी की तलाशी ली गई। बहुत बड़ी मिकदार में मुल्क दुश्मन लिटरेचर, दस्ती और टाइम बम, बारूदी सुरंगें, खिलौना बम, मुजाहिदीन के मराकज़ के नक्शे, मुजाहिदीन के लीडरों की सरगर्मियों के रजिस्टर्ड, पाकिस्तानी शहरों के नक्शे, कलाशन कोफे, रिवॉल्वर्स और हीरोइन की बहुत बड़ी मिकदार हाथ आई। एक बहुत ताकतवर वायरलेस सेट भी हाथ आया जो बड़ी आसानी से काबुल तक पैगाम पहुंचा सकता था। अली ने तकरीबी लिटरेचर पर एक नज़र डाली। इसमें कुछ शियों और कुछ सुन्नियों के खिलाफ था। इसका मतलब था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शिया सुन्नी फसाद कराने के जिम्मेदार भी यही लोग थे। अब्दुर्रहमान ने 4 मुजाहिदीन को कोठी की निगरानी पर छोड़ा ताकि सुबह मजीद तलाशी ली जा सके और अगर किसी जगह खुफिया आलात या असला दबाया गया हो तो इसे निकाला जा सके। उमर सैयद ने कैदियों को दफ्तर तक पहुंचाने के लिए अपनी गाड़ी भी दे दी। अली ने उमर सैयद से कहा कि पाकिस्तान के हुकामे बाला को इस छापे की इतला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुजरिम हमसे छीन लेंगे और फिर पहले गिरफ्तार होने वाले मुजरिमों की तरह मुल्क दुश्मन सियासतदानों की सिफारिश पर उन्हें भी रिहा कर देंगे। उमर सैयद ने अली की बातों से मुकम्मल इत्तफाक किया। दफ्तर ले जाकर सब कैदियों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। चाय पीते हुए अब्दुर्रहमान ने अली को बताया कि आसिफ खान पर मुझे कई दिनों से शक था और मैं इसकी खुफिया निगरानी कर रहा था। जिस खैमा बस्ती में ये रहता था वहाँ के एक बुजुर्ग मुहाजिर ने भी इसकी सरगर्मियों को मशकूक बताया। मजीद तहकीक पर मालूम हुआ कि इसकी बीवी काबुल यूनिवर्सिटी की तालबा रह चुकी है। दौरान तालिब इल्मी वो एक आज़ाद ख्याल रूस की हामी जमात के हक में पुरजोश नारे लगाने वाली लड़की थी। इसने काबुल से फरार का ड्रामा रचाया और यहाँ आकर आसिफ से शादी कर ली। दरअसल वो खाद की एक बहुत बड़ी अफसर है। आसिफ से शादी करने का मकसद भी मुजाहिदीन के मरकज़ तक रसाई हासिल करना था।
था। आसिफ इसके दामे हुस्न में गिरफ्तार हो गया और फिर इसका आला कार बन गया। खाद के अफसरान आला ने आसिफ की बीवी की सिफारिश पर आसिफ को खाद में बाकायदा भर्ती भी कर लिया। इस वक्त इस शहर में खाद के 3 बड़े अफसर हैं, एक मेजर गुल खान, इसके नायब आसिफ की बीवी और आसिफ। इनकी बाकायदा तनख्वाहदार कारिंदों की तादाद इस इलाके में 50 से कुछ ज़्यादा है और दूसरे एजेंटों की तादाद सैकड़ों में है। इस शहर का यह मरकज़ पाकिस्तान में खाद के चंद बड़े मराकज़ में से एक है। ये मालूमात हासिल करने के लिए मुझे आसिफ और इसकी बीवी की न सिर्फ मुसलसल निगरानी करना पड़ी बल्कि गिरफ्तारी के बाद इन पर तशद्दुद भी करना पड़ा और मैंने इन पर वही तरीके आजमाए जो खाद के दफातर में आजमाए जाते हैं। अगर ऐसा न करता तो ये मक्कार और अय्यार मुल्क दुश्मन कभी जुबान न खोलते। चाय पीने के बाद मेजर गुल खान को तफ्तीश के कमरे में लाया गया। वो बहुत ढीठ और अय्यार था। मालूमात हासिल करने के लिए इस पर तशद्दुद करना पड़ा। शहरी तक तमाम गिरफ्तार एजेंटों से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। इनसे हासिल होने वाली मालूमात को एक रजिस्टर में लिख लिया गया। शहर और इसके गिरदोनुमा में मौजूद जिन एजेंटों के नाम सामने आए इन्हें गिरफ्तार करने के लिए मुजाहिदीन के दस्ते फौरन रवाना कर दिए गए। आज़ाद कबायली इलाके से बाहर जो एजेंट तकरीब कारियों में मसरूफ थे इनके कवायफ हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला किया गया। इस काम से फारिग होने के बाद अली ने अब्दुल रहमान से कहा कि जो ही बाकी एजेंट भी गिरफ्तार होकर आ जाएं तो तुम इन्हें लेकर फौरन अफगानिस्तान ले जाओ, क्योंकि अगर हुकूमत पाकिस्तान को पता चल गया तो वह इनकी वापसी का मुतालबा करेगी। मैं भी चंद दिनों तक पहुँच जाऊँगा। अब्दुल रहमान दोपहर को सोकर उठा तो मजीद 1 दर्जन के करीब खाद के एजेंट गिरफ्तार करके लाए जा चुके थे। बाज़ जगह छापे कामयाब न हो सके और एजेंट फरार होने में कामयाब हो गए। ताहिरा और खलील अब्दुल रहमान के इस कारनामे पर बहुत खुश थे। खलील ने कहा, भाईजान मैं न कहता था कि बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा, देखा मेरी बात मानकर आपने कितना बड़ा काम किया। हाँ भाई, सारे कारनामे का सेहरा तो तुम्हारे सर है, ना तुम्हारे जहन में ये बात आती और ना हम इस पर काम शुरू करते, अब्दुल रहमान ने कहा। असर के वक्त अब्दुल रहमान ने ताहिरा और अम्मा से अफगानिस्तान जाने की इजाज़त मांगी। अब्दुल रहमान के जाने का अचानक सुनकर ताहिरा को बहुत सदमा हुआ और वो इसरार करने लगी कि अभी चंद दिन मजीद ठहरो। अब्दुल रहमान ने ताहिरा को सूरत हाल से आगाह किया तो ताहिरा ने कहा, ठीक है मगर भाईजान फिर भी हमारे पास आते रहना और अफगानिस्तान जाकर भूल न जाना। मैं आपकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआ रहूँगी। खाद के गिरफ्तार तमाम एजेंटों को मां आसिफ की बीवी के अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। चीफ कमांडर ने अब्दुल रहमान से सारी दाद सुनी तो वो अली, खलील और अब्दुल रहमान को दाद दिए बगैर न रह सका। इसने इस कारनामे को मुजाहिदीन की बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया। चंद दिनों बाद अली भी अफगानिस्तान पहुंच गया। चीफ कमांडर ने अली और अब्दुल रहमान के मशवरा से मुजाहिदीन के अंदर घुसाने वाले जासूसों की निगरानी के लिए पाकिस्तान के अंदर भी इंटेलिजेंस का शोबा कायम करने का फैसला किया। अली और अब्दुल रहमान 1 हफ्ता चीफ कमांडर के पास रहे। इसके बाद वो अपने मरकज की तरफ रवाना हो गए। मरकज में मुजाहिदीन ने अली और अब्दुल रहमान की वापसी का हवाई फायरिंग से इस्तकबाल किया और अल्लाह अकबर के पुरजोश नारे बुलंद किए। दरवेश खान ने पिछले 1 माह की सरगर्मियों से अली को आगाह किया। अली दरवेश खान की कारकर्दगी से बहुत खुश हुआ। दरवेश खान ने अब्दुल रहमान से बात करते हुए कहा, अब्दुल रहमान भाई मैं भूल गया और आपको फौरन न बता सका। 2 हफ्ते कबल रूस से एक जुबैदा नाम की लड़की यहाँ पहुंची थी। इसने बताया कि वो आपकी मंगेतर और फुफीजाद है। हमने इसे मेहमान खाने में ठहराया हुआ है। अली और अब्दुल रहमान दोनों जुबैदा की आमद का सुनकर बहुत परेशान हो गए। दोनों फौरन मेहमान खाने में पहुंचे। जुबैदा दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और फिर रोने लगी। अब्दुल रहमान ये देखकर मजीद फिक्रमंद हो गया। वो सोचने लगा कि जरूर कोई सानिया हुआ है जिस वजह से जुबैदा को यहाँ आना पड़ा। अगर वो सिर्फ मेरी वजह से आती तो मुझे देखकर यूं रोने न लगती। अली ने जुबैदा को तसल्ली देते हुए कहा, जुबैदा बहन हिम्मत और सब्र से काम लो और हमें बताओ कि किन हालात की वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। जुबैदा ने अपने आप को संभाला और कुछ देर बाद बताने लगी कि आप लोगों के आने के बाद दूसरे ही हफ्ते मुमानी और मामू जान को केजीबी वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। न जाने केजीबी वालों को आपकी आमद और रवानगी का पता कैसे चल गया। शुरू में तो इनसे किसी को मिलने की इजाज़त ही न दी गई, बल्कि 2 हफ्ते तक तो ये मालूम ही ना हो सका कि वो रखे कहाँ गए हैं। अब्बू ने बड़ी कोशिशों और सिफारिशों के बाद इनके बारे में मालूमात हासिल की। मैं जब जेल में इनसे मिलने गई तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी। तशद्दुद से इनके जिस्म जख्म हो चुके थे और मामू की तो एक बाजू की हड्डियां भी टूट गई थी। 2 हफ्तों के दौरान में इन पर इस कदर तशद्दुद किया गया था कि मैं उन्हें पहली नज़र में बिल्कुल न पहचान सकी।
थी, वहाँ ज्यादा बातें न हो सकती थी। मामू जान ने मेरे कान में कहा कि बेटी तुम अब्दुल रहमान के पास चली जाओ, वरना किसी दिन केजीबी वाले तुम्हें भी पकड़ लेंगे। बेटी ये केजीबी वाले खूनखार वहशी दरिंदों से भी ज्यादा जालिम हैं। मैं नहीं चाहती कि इनके नापाक हाथ तुम तक पहुँचे। तुम परसों किसी तरह मिलने आ जाना, मैं तुम्हें अब्दुल रहमान तक पहुँचने के बारे में गाइड कर दूंगा। तीसरे दिन मैं कई सिफारिशात कराने के बाद दोबारा मिलने गई। मामू जान ने मेरे कान में सिर्फ इतना कहा, अब्दुल रहमान को सलाम देना और कहना कि हौसला और हिम्मत से काम ले और हमारी कैद शहादत पर आंसू ना बहाए, आज़ादी के मिशन को जारी रखें। फिर उन्होंने कान में मुझे एक फ़ोन नंबर बताया और कहा इस नंबर पर महमूद बुखारी से रब्ता कायम करना और इसे कहना कि वो तुम्हें प्रोफेसर अयूब बुखारी या इस्माइल समरकंदी तक पहुँचा दे। समरकंदी से कहना कि वो मुझे अफगानिस्तान में अहमद खान तक पहुँचा दे। तो दोस्तों अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।